हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अगर इससे पहले अपन बात करें तो अपन थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट कॉर्प और मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर अपन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर अब कुछ ही दिन बाकी, आपका 13 अप्रैल को क्या है, मैनेजमेंट का एग्जाम है। तो अपन सारे टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। अपन ओनली एंड ओनली उन टॉपिक के बारे में, सारे टॉपिक जितने भी आपके मैनेजमेंट के अंदर बार बार पूछे जाते हैं ना, उन सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जैसे कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, पोस्ट कॉर्प हो गया, गांठ चार्ट हो गया, या आपका ग्रुप डायनेमिक हो गया, परफॉर्मेंस अप्रिशियल हो गया, लीडरशिप के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, सुपरविजन के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका प्लानिंग हो गया, इवाल्युएशन हो गया, और जितने भी मतलब आपके ये 8-10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है जो हर साल मैनेजमेंट के अंदर या फिर हर अल्टरनेटिव साल आपके मैनेजमेंट के अंदर पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके इस बार आने के बहुत बहुत संभावना है, उन्हीं के क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपका सबसे, अगर मैं मैनेजमेंट में कहूंगी कि सबसे बढ़िया और सबसे सटीक और सबसे शानदार टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर आपका हर साल, एवरी ईयर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता ही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा तो ये आपके प्रिंसिपल हर टॉपिक के, आपके हर टॉपिक के अंदर काम में आएंगे। ठीक है, मतलब विदाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट पूरी अधूरी है। आप पूछोगे कैसे, तो वो अपन प्रिंसिपल सारे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल कहाँ काम में आ रहे और कौन कौन से आपके कहाँ, मतलब कहाँ यूजफुल हो रहे, और कहाँ आपको कोई से भी प्रिंसिपल के बारे में आप लिख सकते हो, किस में लिख सकते हो, कहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ही बार में सारे मैनेजमेंट के आपके प्रिंसिपल याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, 2 ट्रिक में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप ट्रिक देख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले अपन बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके दिए थे हेनरी फ्योल के अंदर, हेनरी फ्योल ने दिए थे। ठीक है, तो हेनरी फ्योल क्या है, जो आपका मॉडर्न आपकी मैनेजमेंट है, मॉडर्न मैनेजमेंट का क्या एक प्रकार का बादशाह है आपका, कौन? हेनरी फ्योल। ठीक है, तो उसी ने आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने दिया? आपके हेनरी फ्योल ने दिए हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? हेनरी फ्योल को। ठीक है, हेनरी फ्योल ने क्या कहते हैं, सजेस्ट किया आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के 14 प्रिंसिपल दिए हैं, किसने? आपके हेनरी फ्योल ने। वो प्रिंसिपल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एक एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से पहले मैनेजमेंट ऑफ, मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो ये आपके 20 प्रिंसिपल है ना, फ्लेक्सिबल है, कैपेबल है और अडेप्शन है एवरी नीड के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी जरूरत हो ये आपके प्रिंसिपल ही काम में आएंगे। ठीक है, तो दीज आर बेसिक रूल। ठीक है, दीज मतलब ये प्रिंसिपल क्या है? एक बेसिक रूल है। ठीक है, बेसिक रूल है जो हेल्प करते हैं मैनेजर को, किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। ठीक है, मतलब एक मैनेजर है। ठीक है, एक मैनेजर है, या फिर आपने हॉस्पिटल खोला है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर एक मैनेजर को, या फिर एक जो भी आपका सुपर सीनियर होता है या सीनियर होता है, तो जो सीनियर होता है, सीनियर की क्या क्या अथॉरिटीज होती है, क्या क्या करवाना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है? मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो मतलब प्लानिंग करेगा कि आपको हॉस्पिटल के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं, हॉस्पिटल कैसे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, और किस, मतलब एक गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन में आप ले जा सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल मतलब अगर एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर की बात अगर कोई मान ही नहीं रहा है तो उस पर किसका कंट्रोल होगा? ठीक है, मतलब मैनेजर की बात अपन सबको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कंट्रोल के अंदर ले जा सकता है। ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है कि इफेक्टिव वे के अंदर किसके थ्रू ले जा सकता है? अगर बेटर प्लानिंग होगी, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा, बेटर डायरेक्टिंग होगी और बेटर कंट्रोल होगा, तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इफेक्टिव वे के अंदर जाएगा। अगर ये 4 चीजें नहीं हुई ना, तो आपका मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं।
ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन जो भी आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट की उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अगर अपन डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, कार्य को बांटना। ठीक है, मतलब डिवीजन करना वर्क का। अब डिवीजन वर्क का करने का क्या फायदा, अगर आप जैसे कि मैंने एक छोटा सा काम दे दिया कि यार आप जाओ आईएम लगाओ। ठीक है, तो आईएम लगाओ और अगर मैंने मतलब बांटा नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर को नहीं कहा है, तो मतलब 20 के 20 स्टाफ जाएंगे सुई को पकड़, मतलब इंजेक्शन को पकड़ लिया, आईएम लगाने चले जाएंगे। तो ऐसा तो मतलब अपन अगर काम को बांट देंगे तो वहां पर आपका जो काम होगा इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में भी होगा, और उसके अलावा मतलब एक गोल ओरिएंटेड हो जाएगा कि हाँ मेरे को ही काम करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो इसको अपन अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसकी जिस काम में रुचि है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वो हैंड ओवर कर सकते हैं काम। ठीक है, तो वर्क शुड बी गिवन अमंग पीपुल, मतलब एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी या स्पेशलाइजेशन के अनुसार। ठीक है, ये क्या करता है, दिस इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी करता है। ठीक है, और क्या करता है, लिमिटेशन वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम को क्या करता है, खत्म करता है। कौन, आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको काम पहले से ही दे रखा है, वही काम करना है, तो मतलब डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, काम दोबारा भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने मान लो आईएम लगा दिया किसी पेशेंट को, अगर जैसे कि बॉस ने कहा है कि उसको आईएम लगाना है तो मैंने लगा दिया है, और मेरे मेरे अलावा किसी और ने और लगा दिया, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को भी दिक्कत हो सकती है और उसके अलावा वर्क का डुप्लीकेशन भी होगा। लेकिन अगर आप काम हिस्सों में बांट दोगे, ठीक है, जैसे कि अपन सीधी सी बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, हॉस्पिटल चार्ट होता है जिसमें आपकी 3 ड्यूटी होती है। सबसे पहले सुबह 8 से 2, ठीक है, फिर 2 से 8, ठीक है, फिर 8 से 8। तो यहाँ पर आपके क्या लगता है, जो भी आपके अगर टीडीएस की बात करें, टीडीएस ट्रीटमेंट मतलब आपका दिन में 3 बार ट्रीटमेंट लगना। ठीक है, तो टीडीएस ट्रीटमेंट में बात करें तो ये वाला डिपार्टमेंट में जैसे आपकी ये आपके एक 50 बेडेड हॉस्पिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 4 नर्स है, 4 नर्स ने सुबह सुबह क्या कर दिया है, मतलब पेशेंट बांट रखे कि मतलब 12-12 पेशेंट क्या करना है, 12-12 सारे पेशेंट को मतलब 12-12 सारे नर्सेस को पेशेंट हैंड ओवर दे दिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपना ट्रीटमेंट लगा देगी। तो अब जैसे कि मेरे को दे रखे कि 1 से 12 पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ओनली 1 से 12 पेशेंट पे मतलब फोकस करूंगा मेनली। उससे क्या होगा, मैं मेरे पेशेंट को इफेक्टिव केयर दे पाऊंगा, उसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचूंगा। ठीक है, या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम से, जैसे कि मैंने भी सारे एक बार 50 सारे पेशेंट को देख लिया है, फिर दूसरा आएगा उसने भी सारे 50 पेशेंट को देख लिया, तीसरा आएगा उसने भी सारे 50 को देख लिया, चौथा आएगा उसने भी सारे 50 को देख लिया है, तो उससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ टाइम को लिमिट करने के लिए आपका क्या बना है, डिवीजन ऑफ वर्क बना है। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका एवरी नर्स को डिफरेंट ड्यूटी असाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका सबसे मेजर प्रिंसिपल होता है, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या हो गया, अधिकार, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अगर किसी पर्सन को, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को अधिकार दोगे तो ही भाई उसकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, मतलब जैसे कि मान ले कि एक आपका एचआर है। ठीक है, एचआर को क्या होती है, ऑथोरिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, ऑथोरिटी मतलब वो किसी को भी अधिकार, मतलब किसी को काम करवा भी सकता है, और कोई काम नहीं करेगा तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा वो सीधा किसको पकड़ेगा, आपके एचआर मैनेजमेंट को पकड़ेगा, आपको नहीं पकड़ेगा, मतलब स्टाफ नर्स को नहीं पकड़ेगा, सीधा किसको पकड़ेगा, आपके एचआर मैनेजमेंट को पकड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑथराइज्ड पर्सन हमेशा क्या लेता है, एक जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जितना पर्सन अगर बात करें अपन, जितना आप उसको ऑथोरिटी दोगे, मतलब एक पर्सन को आप जितना अधिकारी बनाओगे उतनी उसकी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि आप पहले एक मतलब स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट के बाद में आप कहीं लगोगे तो आप स्टाफ नर्स हो। ठीक है, स्टाफ नर्स में आपकी ऑथोरिटी कम होती है और जिम्मेदारी भी कम होती है। लेकिन जैसे ही आप एसएनओ वगैरह या फिर उससे ऊपर जाओगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह बनोगे, तो आपकी ऑथोरिटी मतलब अधिकार, मतलब आपका दायित्व भी ज्यादा हो जाएगा आपकी। अगर बात करें तो जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अपन कोई सा भी हायरार्की मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैं हूं, जैसे ये हो गया, एक बच्चा हो गया। ठीक है, ये हो गया उसके पापा हो गए, ये उसके दादा हो गए। ठीक है, तो अगर बच्चे की
अगर अपन बात करें तो ऑथोरिटी भी कम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। अगर वो कहीं भी दिन भर इधर उधर फिरेगा तो भी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर पापा की बात करें तो पापा को अधिकार भी ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। और अपन दादा की बात करें या फिर उस बच्चे के दादा की, या फिर अपन हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं, तो उस जो अपना अपर लेवल का पर्सन है उसकी क्या होती है, अधिकार भी ज्यादा होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब अधिकार एक तरह से आपकी ऑथोरिटी होती है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या होती है, पूरा आपके उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपन ऑथोरिटी क्या हो गया आपका, ऑथोरिटी की बात करते हैं, ऑथोरिटी इज द पावर, ठीक है। ऑथोरिटी क्या होती है, पावर होती है टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर देने की पावर आपकी क्या कहलाती है, ऑथोरिटी कहलाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू परफॉर्म असाइंड वर्क, जो भी आपको काम किया है, काम दिया उसको करना, ठीक है। बोथ शुड मतलब दोनों एक साथ आपको देनी चाहिए, ठीक है। बोथ शुड गो टू हैंड इन हैंड, ठीक है। ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करती है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को, ठीक है। अगर आपकी ऑथोरिटी आपने दे दी है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ अधिकार दे दिया है। एक आपने एचआर मैनेजमेंट है, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट को आपने बोल दिया है भाई ऑथोरिटी तो तेरे को लेनी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट किसको करेगी, आपके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भाई वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेगा। लेकिन उसी तरीके से अपन बात करते हैं कि आपने जिम्मेदारी तो दे दी है लेकिन आपने अधिकार दिया ही नहीं। मतलब आपने एचआर मैनेजमेंट को बोल दिया कि कुछ भी हो गया तो जिम्मेदारी तेरी रहेगी, लेकिन तू किसी को भी कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। तो वहां भी आपका क्या होगा, मैनेजमेंट इनइफेक्टिव होगा, ठीक है। सिमिलर अपन बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है विदाउट ऑथोरिटी के, वो क्या करेगी, आपके मैनेजमेंट को इनइफेक्टिव बनाएगी, ठीक है। जैसे कि वार्ड इंचार्ज को ऑर्डर देने का राइट भी होता है और रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने सीधा बता दिया है कि एक बाप मतलब पिताजी है, तो पिताजी को बच्चे को राइट देने का अधिकार भी होता है, और बच्चा अगर रॉन्ग वे में जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, उसके पिताजी की ही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन में अगर अपन बात करें तो डिसिप्लिन क्या हो गया, डिसिप्लिन मतलब हो गया आपका अनुशासन, ठीक है। अनुशासन का क्या मतलब हो गया, अनुशासन हो गया कि इट इज हाईली एसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव वे में चलाना है तो अनुशासन होना ही जरूरी। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इनइफेक्टिव वे में काम करेगा, ठीक है। मतलब अगर सीधी सी बात करूं तो डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया, वर्क वर्क अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल। मतलब वर्क क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आज्ञाकारी हो गया, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉलो ड्यूटी होवर्स एंड हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिसिप्लिन। नेक्स्ट प्रिंसिपल, मैं आपको ये वीडियो आप पूरा देखना, मैं आपको लास्ट में इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे प्रिंसिपल एक ही बार में याद हो जाएंगे। एक नहीं, आपको दो ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक आपको सुटेबल लगे वो ट्रिक आप अपना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका यूनाइटी ऑफ कमांड। यूनाइटी ऑफ कमांड क्या होता है, एक एम्प्लॉय मतलब एक जो भी आपका एम्प्लॉय होता है, ठीक है, मतलब एक आदेश सिद्धांत, एक आदेश सिद्धांत का मतलब हो गया कि ये नहीं होना चाहिए कि यार मतलब जैसे कि एक हेड स्टाफ या फिर दो हेड स्टाफ है, ठीक है। तो मतलब एक ही होना चाहिए। एक होगा तो क्या होगा कि जैसे कि मान लेंगे ये 5 नर्स है, ये अगर 2 सीनियर नर्स के अंडर काम कर रही है, तो इसने तो बोल दिया है कि आप इधर जाओ और इसने बोल दिया है कि आप इधर जाओ, तो आप किधर जाओगे, किधर ही नहीं जाओगे, बीच में ही रह जाओगे, ठीक है। 5 है ये, तो आप किधर भी नहीं जाओगे, बीच में ही रह जाओगे। तो मतलब एक आदेश सिद्धांत होना चाहिए, यूनाइटी ऑफ कमांड होना चाहिए। दोनों क्या करने चाहिए कि एक ही वे में, या तो आप इन नर्स को इधर भेजो और या फिर आप इनको इधर भेजो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब अगर सीधी बात करें तो एक एम्प्लॉय को सिर्फ ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, इससे क्या होगा, नो कंफ्यूजन होगा। दिस प्रिंसिपल इज नेसेसरी टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा नहीं होगा और आपका कंफ्यूजन भी पैदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन। यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन मतलब अगर यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन होगा ना तभी आपका यूनाइटी ऑफ कमांड होना पॉसिबल है। विदाउट यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन यूनाइटी ऑफ कमांड होना होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप एक डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन क्या है, इफेक्टिव पेशेंट केयर। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं हो तो आपका कमांड देने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो जो भी अभी आपकी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड
बाय वन पर्सन और वन मैनेजर, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, जो भी आपका यूनिटी ऑफ कमांड है, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है तो भाई कमांड देने वाला का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप काम हॉस्पिटल में काम ही नहीं कर रहे हो और उसने एक पेशेंट के पिताजी को बोल दिया है कि आप वहां जाओ, ठीक है। मान लो कि जैसे मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, दोनों का। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है। हॉस्पिटल में ये 5 नर्स काम कर रही है, ठीक है। ये आपका कौन हो गया, बॉस हो गया, ठीक है। ये 2 बॉस हो गए, ठीक है। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब अपन सारों का काम क्या है, इफेक्टिव पेशेंट केयर, ठीक है। मतलब जो भी सातों है, जैसे जो तो आपके हेड नर्स हो गए या आपके स्टाफ नर्स हो गए, सातों का क्या काम है, इफेक्टिव पेशेंट केयर। अब जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन आया जो मतलब पेशेंट का कोई जानकार है, ठीक है, पेशेंट का इंफॉर्मेंट है। अब आपने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया है कि ले भाई आईएम लगा, तो वो आईएम क्या लगाएगा, आईएम मतलब अब आपने मतलब आपका क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपका मतलब 7 जनों का काम है इफेक्टिव पेशेंट केयर देना, जबकि आप बोल किसको रहे हैं, पेशेंट के इंफॉर्मेंट को, तो वो नहीं लगा पाएगा। तो वही बात हो गई कि आपकी अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा ना, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो होना ही पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, तभी आपका यूनिटी ऑफ कमांड अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये था मेरे कहने का मतलब कि सबसे पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जरूरी है, उसके बाद में आपका यूनिटी ऑफ कमांड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका 6th प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब आपका जो भी आपका गोल होना चाहिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, पर्टिकुलर गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर 5 स्टाफ काम कर रहे हैं, 5 का गोल अगर अलग अलग है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी एक इफेक्टिव वे के अंदर नहीं जाएगा। 5 का गोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में लाना, ठीक है। तो जो आपका इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना है, आपको जनरल इंटरेस्ट के अंदर चेंज करना है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन या फिर पेशेंट का इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे पेशेंट केयर फर्स्ट, आपका मेन गोल क्या होगा, पेशेंट केयर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं तो रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सोनल, ठीक है। आपको क्या करना, रिन्यूमरेट करना, मतलब पर्सोनल को, जो भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं उनको क्या करना, उनकी जितना काम करे, जितनी उसकी आपने ऑथोरिटी दे रखी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतने आप उसको क्या करो, पेमेंट या वेज पे करो, उसकी सैलरी पे करो, ठीक है। एम्प्लॉय शुड बी रिसीव फेयर, मतलब रिसीव करना चाहिए फेयर। फेयर मतलब क्या हो गया, उसका वाड़ा या फिर सेटिस्फैक्ट्री वेज, वेज मतलब तनख्वाह हो गई, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज। दिस इंप्रूव करती है मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एक पर्सन को, ठीक है। तो ये मतलब इंटेंसिव ऑन वर्क परफॉर्मेंस, आप उनको इंटेंसिव भी दे सकते हो उसके वर्क परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये आपका क्या हो गया, रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सोनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल और डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि एक ही आदमी सारा अधिकार देता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक आदमी तो अधिकार देता ही है, उसके अलावा उसके सबऑर्डिनेट भी उस अधिकार में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, ऑफ ऑथोरिटीज नीडेड टू इंश्योर द बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बिटवीन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए या फिर कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। ऑल डिसीजन एक ही पर्सन के पास नहीं होने चाहिए, या फिर सम डिसीजन शुड बी इन स्टाफ नर्स, ठीक है। मतलब अगर एक ही पर्सन सारा देगा तो मतलब जो आपके काम करने वाले सोचेंगे कि यार अपने को क्या, अपने को तो काम देंगे तभी काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब इनको भी कुछ ना कुछ आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, या फिर इनको भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए इनके भी एफर्ट को क्या करना चाहिए, आपके डिसीजन में शामिल करना चाहिए, ताकि वो भी अगली बार, जैसे कि इस बार इसने डिसीजन दिया है तो अगली बार ये भी एक अच्छा सोच के ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, इफेक्टिव वे के अंदर लाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हो गया आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या हो गया, जो भी आपका आदेश है वो एक ही दिशा के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आपका ये नहीं होना चाहिए कि स्टाफ नर्स क्या करिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को काम बता रही है, जबकि स्टाफ नर्स को खुद को नॉलेज नहीं है, वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को क्या काम देगी, ठीक है। तो आपका एक मतलब स्केलर चेन के अनुसार होना चाहिए, देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम
मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किससे बात करेगा, नर्सिंग सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर किससे करेगा, वार्ड इंचार्ज से, वार्ड इंचार्ज किससे करेगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किसको बोलेगा, नर्सिंग स्टाफ को या फिर नर्सिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो ये हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या हो गया, राइट मैन इन राइट पोजीशन। ठीक है, एक मतलब उसी को जो ऑर्डर दिए हैं वो वही ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, देयर शुड बी एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ड्रग एंड इक्विपमेंट, कि आपको ये ऑर्डर दिया है कि अरेंजमेंट करना ड्रग्स और इक्विपमेंट का, तो वो ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या हो गया, न्याय हो गया। ठीक है, तो मैनेजर को स्टाफ के साथ फेयर एंड काइंड बिहेव ऑलवेज। ठीक है, मतलब ट्रीट एवरी एम्प्लॉय विद काइंडनेस के साथ एम्प्लॉय को ट्रीट करना, उसके साथ जस्टिफाई और फेयरनेस देना, और इक्वल इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। ठीक है, तो ये आपको कौन बताता है, आपका इक्विटी बताती है। नेक्स्ट हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ टाइम ऑफ पर्सोनल, मतलब अगर हम सीधी सी बात करें कि जैसे कि आप एवरी स्टाफ को जैसे स्टाफ ने काम किया 5 साल, फिर आपने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर आप सोचोगे कि यार ये तो सैलरी ज्यादा लेने लग गया है, इसको निकाल देते हैं, दूसरा ले आते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 साल से उसको क्या करने लगे, आसपास के सारे पेशेंट के रिलेटिव जानने लगे, तो वो सभी सुबह के माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि यार यहाँ पर ये स्टाफ है, अच्छा काम करता है, फिर आपने क्या कर दिया, उसी को निकाल दिया है। तो उससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन डगमगाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल जैसे कि अभी चेन्नई ने क्या किया है, चेन्नई ने रविंद्र जडेजा को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो सब चेन्नई के ऊपर मतलब चेन्नई का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से डिगमगा गए गए। क्यों, क्योंकि मतलब जडेजा को वो क्या कर रहे थे कि यार नहीं, ये तो लाइफ टाइम तक अपने किसके अंदर, चेन्नई के अंदर ही रहेगा, लेकिन चेन्नई ने क्या कर दिया है, रविंद्र जडेजा को बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। उसी प्रकार से अपन आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने क्या कर रखा है, मतलब विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को क्या कर रखा है, ऑल टाइम के लिए अपनी टीम के अंदर शामिल कर रखा है। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी। अगर अपन सीधी सी बात करें कि अगर आरसीबी के अंदर विराट कोहली नहीं होगा, तो वहां पर आरसीबी के सपोर्टर क्या होंगे, कम होंगे, और आरसीबी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा बुरी तरीके से डगमगा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हो गया आपका इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव क्या हो गया, एम्प्लॉय को इंकरेज करना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव एंड एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। मतलब एम्प्लॉय को भी न्यू आइडिया के लिए आगे आपको उत्साहित करना चाहिए, उत्सुक करना चाहिए। मतलब उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उससे वो भी आगे काम करने के लिए सोचेंगे कि यार मेरे को पहले या फिर अपन सीधी सी बात करें तो आप उसको क्या दो, रिवार्ड दो। ठीक है, अगर आप रिवार्ड दोगे, ठीक है, रिवार्ड दोगे तो जो भी आपके नेक्स्ट एम्प्लॉय है, जैसे कि एक एम्प्लॉय को आपने रिवार्ड दिया है, तो जितने भी आपके अगर 100 काम करने वाले 100 से मतलब सहायक कर्मी है, तो अगर आपने एक को काम दिया है, ठीक है, एक को रिवार्ड दिया है, तो 99 भी क्या करेंगे, प्रमोशन के लिए, फिर रिवार्ड के लिए क्या करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका एस्प्रिट डी कॉर्प। एस्प्रिट डी कॉर्प का मतलब क्या हो गया, यूनाइटी, मतलब जो भी आपका कोवर्कर्स है या फिर आपका सारा स्टाफ मेंबर है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, यूनाइटी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब एक ही संगठन के अंदर काम करने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये किसको बताता है, आपके स्पिरिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट हो गया जो बताता है हारमोनी, मतलब स्टाफ के बीच में सहयोग कैसा, या फिर स्टाफ का बीच में मतलब उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब स्टाफ के बीच में एक दूसरे को वो कैसे लोग अपने आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में जिसमें हमने एक एक प्रिंसिपल को अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 14 प्रिंसिपल्स को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक की मैं बात करूं तो सबसे पहली ट्रिक हो गई आपकी, ठीक है, सबसे पहली ट्रिक हो गई आपके डेड, DAD, डेड यूजुअली यूज शॉर्ट राइफल। बड़े हो गए हैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, DAD यूजुअली यूज शॉर्ट राइफल। ठीक है, डेड यूजुअली यूज शॉर्ट राइफल। कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस इज कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ
वन ऑफ easiest subject in engineering साइंस। ठीक है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो ये आपकी ट्रिक हो गई जिसमें आपके सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये आपके सारे 14 के 14 प्रिंसिपल आ गए। सबसे पहले आपका डी। डी मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डी मतलब क्या हो गया आपका? डिवीजन ऑफ वर्क। ए मतलब क्या हो गया? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर आपका डी हो गया। ठीक है, डी मतलब क्या हो गया आपका? डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब अपन डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, मतलब डिसिप्लिन एक आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना। ठीक है, फिर आपका यूजुअली। यूजुअली से क्या हो गया? यूनाइटी ऑफ कमांड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन यू की बात करें तो यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, फिर अपन एस की बात करें तो जो आपका सब मतलब सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल एफर्ट देन जनरलाइज एफर्ट। ठीक है, आर से हो गया रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सोनल। ठीक है, सी से हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, एस से हो गया आपका स्केलर चेन। ठीक है, ओ से हो गया ऑर्डर। ई से हो गया आपका इक्विटी। ठीक है, एस से अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी। इस फिर इससे हो गया आपका इससे क्या हो गया आपका? आई सॉरी, आई से क्या हो गया आपका? इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, आई से क्या हो गया आपका? इनिशिएटिंग। फिर एस से क्या हो गया? एस्क्रिप्ट डिकोर। ठीक है, तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल जिसकी अपन ने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की बात करता हूं। दूसरी ट्रिक हो गई आपकी यहां पर डी ए डी आई। दादी यू एस ई, दादी यूज आर ई एस ओ यू आर सी। ठीक है, दादी यूज रिसोर्सेस। यहां पर आपके 14 पूरे हो गए। ये सबसे इजी ट्रिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, दादी यूज रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ आपके मतलब ट्रिक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप एक ई को काट देना, सीधी आप ऐसे लिख सकते हो डी ए डी आई यू एस। दादी यूज रिसोर्स। ठीक है, डी से क्या हो गया आपका? डिवीजन ऑफ वर्क। ए से ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डी से हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर डिसिप्लिन हो गया। आई से आप कोई सा भी आई मान सकते हो। ठीक है, मतलब आई से क्या हो गया आपका? इनिशिएटिव हो गया। और फिर यू से आपका हो गया यूनाइटी ऑफ कमांड हो गया। इस यू से हो गया आपका यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। उस ट्रिक से क्या हो सकता है कि आप मतलब एक पूरी चेन के अंदर याद कर सकते हो, लेकिन इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो? इजी वे में याद कर सकते हो। ठीक है, एस से हो गया आपका स्केलर चेन हो गया। आर से हो गया रिन्यूमरेशन हो गया। ई से हो गया इक्विटी हो गया। एस से हो गया स्टेबिलिटी हो गया। ठीक है, ओ से ऑर्डर हो गया। फिर ठीक है, आर सोर्स। ठीक है, सीई। सीई सी से हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, और ई से हो गया आपका इक्विटी हो गया। तो ये थी आपकी दोनों ट्रिक जिसके बारे में अपन डिस्कस किया है, और पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है। एक एक प्रिंसिपल को अपन ने अच्छी वे में देखा है। अब मैं बताता हूँ इन प्रिंसिपल को आप कहाँ और कैसे यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो अगर कैसे और कहाँ यूज में, जैसे कि आपका कोई सा भी टॉपिक आ गया, उससे रिलेटेड आपको प्रिंसिपल नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो? इन प्रिंसिपल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग आ गया, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आ गया, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट आ गया, कोई सा भी आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो? इन प्रिंसिपल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपके सारे मतलब सारे टॉपिक के अंदर फॉलो हो गए। आप शुरू के 1-2 प्रिंसिपल है वो टॉपिक से रिलेटेड लिखो, बाकी 5-7 प्रिंसिपल आप क्या कर सकते हो? सेम टू सेम लिख सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टॉपिक आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर वैसे तो ये पर्सनल आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर साल आता है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं भी आए तो आप क्या कर सकते हो? अगर किसी भी टॉपिक के अंदर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो वहां ऐड कर सकते हो। अगर नहीं भी पूछ रहा है तो आपके क्या आते हैं? 8 शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, मतलब
छठा और सातवां क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट नोट्स पे आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डाल के एक एक दो दो प्रिंसिपल यहाँ से उठा के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसके बारे में अपन ने प्रिंसिपल के रिगार्डिंग अच्छे से डिस्कस किया है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, एक एक प्रिंसिपल को अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है, और प्रिंसिपल की 2 ट्रिक भी बताई है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल को लर्न कर सकते हो। और उसके अलावा हमने प्रिंसिपल के कहाँ कहाँ यूज में आते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।